Welcome to Code and Capital. सोचिए, क्या होता है जब कागज पर बनी एक एकदम परफेक्ट कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी असल दुनिया की बेरहम सच्चाई से जा टकराती है। आज हम टाटा मोटर्स के एक बहुत ही एम्बिशियस स्ट्रैटेजिक डिमर्जर की कहानी को समझने वाले हैं। तो सवाल यही है कि जब सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा हो और फिर अचानक कुछ ऐसा हो जाए जिसके बारे में किसी ने सोचा तक ना हो, तो क्या होता है? टाटा मोटर्स की कहानी में ठीक ऐसा ही कुछ हुआ। तो चलिए, कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। इस बंटवारे से पहले टाटा मोटर्स एक ऐसी कंपनी थी जो एक ही छत के नीचे दो बिल्कुल अलग-अलग दुनियाएं चला रही थी। देखिए, एक तरफ थे वो दमदार कमर्शियल ट्रक जो देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं, और दूसरी तरफ थीं लग्जरी जैगवार गाड़ियां जो पूरी दुनिया में स्टाइल और स्टेटस का सिंबल हैं। तो बंटवारे से पहले टाटा मोटर्स इन दो एकदम अलग तरह के बिजनेस को एक साथ साधने की कोशिश कर रही थी। ये दोनों बिजनेस सिर्फ अलग नहीं थे, इनकी रफ्तार भी बिल्कुल अलग थी। कमर्शियल व्हीकल्स का बिजनेस साइक्लिकल था, मतलब देश में इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ हुई तो बिजनेस ऊपर, और ग्रोथ धीमी हुई तो बिजनेस भी नीचे। वहीं दूसरी तरफ पैसेंजर व्हीकल्स का बिजनेस पूरी तरह इनोवेशन पर चलता था। डिजाइन, टेक्नोलॉजी और जैगुआर लैंड रोवर के साथ ग्लोबल लग्जरी मार्केट पर इसका पूरा फोकस था। तो इस बड़ी उलझन को सुलझाने के लिए कंपनी ने एक बहुत बड़ा और साहसी कदम उठाया, एक फुल स्केल डिमर्जर। आइए समझते हैं कि इस बंटवारे का प्लान क्या था और इसे कैसे अंजाम दिया गया। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये डिमर्जर होता क्या है। देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक बड़ी कंपनी को तोड़कर दो या ज़्यादा छोटी आज़ाद कंपनियां बनाने जैसा है। हर नई कंपनी की अपनी मैनेजमेंट होती है, अपनी स्ट्रैटेजी होती है, और स्टॉक मार्केट में भी उसकी अपनी एक अलग पहचान होती है। पर सवाल ये है कि डिमर्जर किया ही क्यों गया? इसके पीछे चार बड़े मकसद थे। पहला, फोकस, ताकि दोनों बिजनेस अपनी अपनी स्ट्रैटेजी पर ध्यान लगा सकें। दूसरा, पैसा, ताकि ईवीज या इंडस्ट्रियल टेक जैसी ज़रूरतों के लिए दोनों कंपनियां अलग अलग पैसा जुटा सकें। तीसरा, क्लैरिटी, ताकि इन्वेस्टर्स को साफ साफ दिखे कि कौन सा बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। और चौथा, स्पीड, ताकि दोनों मैनेजमेंट टीमें तेजी से फैसले ले सकें और ज्यादा अकाउंटेबल हों। और बस, जो कागज पर था वो हकीकत बन गया। एक टाटा मोटर्स से जन्म हुआ दो टाटास का, और ठीक यहीं से कहानी ने दो बिल्कुल अलग और अनएक्सपेक्टेड मोड़ ले लिए। और ये सब हुआ बहुत तेजी से। 1 अक्टूबर 2025 को डिमर्जर लागू हो गया। सिर्फ 2 हफ्ते बाद 14 अक्टूबर को शेयरहोल्डर्स को उनके नए शेयर मिल गए, और फिर 1 महीने से भी कम समय में 12 नवंबर को नई कमर्शियल व्हीकल्स कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट भी हो गई। तो मिलिए इन दो नए प्लेयर्स से। एक तरफ है टाटा मोटर्स लिमिटेड यानी टीएमसीवी, जो पूरी तरह से कमर्शियल व्हीकल्स का बिजनेस है, ट्रक्स, बसें और यहाँ तक कि डिफेंस गाड़ियां भी। और दूसरी तरफ है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड यानी टीएमपीवी, जो सीधे कंज्यूमर से जुड़ा है, पैसेंजर कारें, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और हाँ, वो आइकॉनिक जैगुआर लैंड रोवर। और ठीक यहीं कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। जैसे ही ये दो कंपनियां अलग हुईं, इनकी किस्मत ने भी दो बिल्कुल अलग रास्ते पकड़ लिए। कमर्शियल व्हीकल्स बिजनेस के लिए तो मानो सब कुछ सोने का हो गया। कंपनी के सीईओ गिरीश वाघ ने बड़े गर्व से बताया कि FY26 के दूसरे क्वार्टर में कंपनी ने शानदार रिजल्ट्स दिए हैं, जो उनके मजबूत परफॉर्मेंस को दिखाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरी नई कंपनी थी, उसके लिए एक बहुत बड़ी तबाही दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। कहानी पूरी तरह से पलटने वाली थी। हुआ ये कि उनकी सबसे कीमती यूनिट जैगुआर लैंड रोवर एक बड़े साइबर अटैक का शिकार हो गई, और इस एक घटना ने उनके ग्लोबल ऑपरेशंस को पूरी तरह से ठप कर दिया। और इस तबाही का असर, ये नंबर देखिए, 485 मिलियन पाउंड। ये था JLR का प्री टैक्स लॉस सिर्फ एक तिमाही का उस साइबर अटैक के बाद। ये चार्ट, मतलब एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है ना? FY26 के दूसरे क्वार्टर में जहां एक तरफ कमर्शियल व्हीकल्स कंपनी ने 1700 करोड़ का शानदार प्रॉफिट कमाया, वहीं दूसरी तरफ पैसेंजर व्हीकल्स कंपनी 5139 करोड़ के जबरदस्त घाटे में डूब गई। अच्छा, तो इन सब का उन इन्वेस्टर्स पर क्या असर पड़ा जिन्होंने ओरिजिनल टाटा मोटर्स में पैसा लगाया था? चलिए देखते हैं।
देखिए, शेयर होल्डर्स के लिए मामला काफी सीधा रखा गया था। अगर किसी के पास पुरानी टाटा मोटर्स का एक शेयर था, तो बदले में उसे एक शेयर मिला नई कमर्शियल व्हीकल कंपनी का यानी टीएमसीवी का, और एक शेयर मिला नई पैसेंजर व्हीकल कंपनी का यानी टीएमपीवी का। लेकिन यहाँ एक मजेदार टेक्निकल बात है। आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट की कीमत को भी इन दो नई कंपनियों के शेयरों में बांट दिया गया। जैसे मान लीजिए किसी ने 4 लाख लगाए थे, तो कानूनी तौर पर उस 4 लाख में से करीब करीब 31% हिस्सा यानी 1,24,000 टीएमसीवी के शेयरों की कॉस्ट मान ली गई, और बाकी का 69% यानी 2,75,000 टीएमपीवी के शेयरों की कॉस्ट। और जैसे ही ये दोनों शेयर बाजार में आए, मार्केट का रिएक्शन एकदम जमीन आसमान का था। कमर्शियल व्हीकल का स्टॉक तो रॉकेट बन गया, अपनी कॉस्ट प्राइस से सीधे 58% ऊपर। वहीं दूसरी ओर पैसेंजर व्हीकल का स्टॉक वो लंगर की तरह नीचे चला गया, करीब 12% का लॉस। और ये तो बस शुरुआत थी, ये गिरावट रुकी नहीं। पहले 3 महीनों में ही पैसेंजर व्हीकल कंपनी का शेयर 48% से भी ज्यादा टूट गया। इससे साफ पता चलता है कि मार्केट का भरोसा इस कंपनी से लगभग उठ चुका था। तो अब हमारे सामने 2 कंपनियां हैं जिनके रास्ते बिल्कुल जुदा हैं, और आगे का सफर किसी को नहीं पता कैसा होगा। अगर हम समराइज करें तो एक तरफ है टीएमसीवी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और माइनिंग की डिमांड पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ रही है, और दूसरी तरफ है टीएमपीवी, जो जेएलआर को पटरी पर लाने, यूएस टैरिफ से जूझने और अपने खर्चे कम करने की मुश्किल लड़ाई लड़ रही है। दोनों के सामने एकदम अलग अलग चैलेंजेस। और ये पूरी कहानी हमें वापस उसी बड़े सवाल पर ले आती है जिसके साथ हमने शुरू किया था, स्ट्रैटेजी बनाम रियलिटी। आखिर जीतता कौन है? टाटा मोटर्स का ये किस्सा एक बहुत बड़ा सबक है कि आप कागज पर दुनिया की सबसे बेहतरीन योजना बना सकते हैं, लेकिन हकीकत का एक झटका उसे बिखेर सकता है। आखिर में जीत उसकी नहीं होती जिसकी प्लानिंग सबसे अच्छी हो, बल्कि उसकी होती है जो किसी भी तूफान में टिके रहने और खुद को हालात के हिसाब से ढालने का दम रखता हो।